सर 2 मिनट और देख लीजिए। सर स्टार्ट कर दीजिए, अब जो आएगा अपना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल हमने बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, सो व्हाट इज एप्लास्टिक एनीमिया? Aplastic anemia is the condition when a person found pancytopenia. A person found pancytopenia. What is the means of pancytopenia? Pancytopenia means there is the all three blood cells have in low quantity. So the pancytopenia associated with by bone marrow. Just ठीक है, एक बार और बता ये कहता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लास्टिक एनीमिया, जैसा कि मैंने कल बताया था। एप्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं जब कभी भी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पैनसाइटोपेनिया हमें मिलता है। जब कभी भी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पैनसाइटोपेनिया हमें मिलता है और वो एसोसिएटेड होता है, जब बोन मैरो की हम बोन मैरो एस्पेशन साइटोलॉजी करवाते हैं तो उसमें एसोसिएशन हमको क्या मिलता है कि बोन मैरो हाइपोसेलुलरिटी है। बोन मैरो हाइपोसेलुलरिटी है। हाँ, बोन मैरो हाइपोसेलुलरिटी से क्या मुराद है कि बोन मैरो हाइपोसेलुलरिटी से मुराद ये है कि जब कभी भी हम एप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपेनिया होगा नंबर 1, यानी कि आईबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों नॉर्मल से लो रहेगा। तीनों नॉर्मल से लो रहेगा। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? डब्ल्यूबीसी हमारा जो होगा वो लेस देन 4000 होगा। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कितना होगा? आरबीसी भी लेस देन 3.5 मिलियन रहेगा। प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट कितना होगा? प्लेटलेट भी लेस देन 1.5 लाख होगा। वही एचबी की बात करें तो एचबी कितना होगा? एचबी लेस देन 12.5 होगा। तो इस कंडीशन को हम पैनसाइटोपेनिया कहते हैं। वहीं जब एसोसिएटेड हो जाता है इससे, क्या नाम है आपको, बोन मैरो हाइपोसेलुलरिटी से, तो उसको हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। बेसिकली जो है, अगर इसका देखे बोन मैरो में पिक्चर कैसा आता है तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल बोन मैरो जो सेल होता है बायोप्सी करने पे, उसमें
30 से 70% जो होता है वो ब्लड स्टेम सेल होता है, वो ब्लड स्टेम सेल होता है और उससे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल बोन मैरो सेल में 30 से 70% तक ब्लड स्टेम सेल होता है, जिससे ब्लड के डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन जब एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है तो उसमें जब देखेंगे तो वो 30-70% से 70% तक जो सेल है ब्लड स्टेम सेल, वो बहुत हद तक रिप्लेस हो जाता है किससे, फैट से, और वहां पे वो सेल कम हो जाता है और फैट दिखने लगता है, फैट उसको रिप्लेस कर देता है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखे तो डिफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया इज द कंडीशन when peripheral blood smear found pancytopenia या shows peripheral blood smear shows pancytopenia associated with the bone marrow hypocellularity. Aplastic anemia is a condition and peripheral blood smear shows pancytopenia. Peripheral blood smear shows pancytopenia associated with the bone marrow hypocellularity. Bone marrow hypocellularity. अब यहाँ पे नोट करके डाल दीजिए कि नॉर्मली bone marrow have 30 to 70% of blood stem cell. Normally bone marrow have 30 to 70% of blood stem cell, but in the case of aplastic anemia, these 30 to 70% of blood stem cell replaced by the fat cell या replaced by the सीधे fat. ओके अब अगर इसके हम कुछ इसके बारे में बात करें, काउज के बारे में, तो काउज जो होता है, इसके काउज को नॉर्मली देखा जाए तो ये कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों होता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जहां तक जेनेटिक हेरिडिटरी ये है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। जहां तक हेरिडिटरी जीन्स की बात है उसको डेफिनेटली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है किस वजह से, लेकिन ये कभी कभी, हर केस में नहीं, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी पेरेंट अगर इससे सफर कर रहा है, एप्लास्टिक एनीमिया से सफर कर रहा है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हो, उसके जो बच्चे हो, उसको एप्लास्टिक एनीमिया हो ही। कुछ केस में ऐसा देखा गया है, लेकिन अभी तक इसके जीन्स डिफाइन नहीं हो पाए हैं कि एग्जैक्टली किसी जीन की वजह से ऐसा होता है। तो मोस्टली काउज इसके जो हो जाएंगे, ऐसे अगर देखा जाए तो इसका काउज जो है, बेसिकली जो काउज है वो कोई डेफिनेट काउज नहीं, बस इतना पता है कि ये कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों तरीके से होता है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन जो है ये 20 से 30 ईयर के बीच में कॉमन होता है या फिर ओल्ड एज में। मोस्ट कॉमन क्या है, 20 से 30 ईयर में कॉमन होता है या फिर लेस देन 20 एज में, टीन 20s जिसको कहते हैं, टीन 20s में कॉमन होता है। बट इट ऑल्सो कॉमन in elderly people. It also common
in elderly people. Okay, and it can be caused by heredity or immune disease. It can be caused by heredity or immune disease or exposure to certain chemical, drugs, radiation, etc. Infection, etc. So, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि 50% जो है आइडियोपैथिक होता है, जिसका कोई सर्टेन काउज नहीं हो. 50% इसमें क्या होता है कि आइडियोपैथिक होता है. अब 50% आइडियोपैथिक होने के बाद सेकंड क्या हो जाता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन काउज है ड्रग्स. सेकंड मोस्ट कॉमन काउज है ड्रग्स. तो ड्रग्स में क्या क्या? ड्रग्स में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में 3-4 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे क्लोरामफेनिकॉल, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन एंड क्यूनाक्रिन. तो ये 4 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जो कि काउज कर सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया को. पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, क्लोरामफेनिकॉल एंड क्यूनाक्रिन. इसके बाद अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक के बाद, तो एंटी कन्वल्सेंट. एंटी कन्वल्सेंट में क्या क्या आ जाएगा हमारा? फेनेटोआइन, कार्बामाजेपिन, फेनेटोआइन, कार्बामाजेपिन, ट्राइमेथाडियोन, इथोसॉक्सीमाइड. इथोसॉक्सीमाइड इथोसॉक्सीमाइड. तो ये जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, ये भी हमारा काउज कर सकता है एप्लास्टिक एनीमिया को. इसके बाद एंटी थायराइड एजेंट. एंटी थायराइड एजेंट में जैसे कार्बिमाजोल, टेपाजोल, प्रोपाइलिथियोयूरासिल, 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 प्रोपाइलिथियोयूरासिल. तो ये एंटी थायराइड ड्रग्स भी. इसके अलावा एंटी डायबिटिक ड्रग जो ये प्लास्टिक एनीमिया काउज कर सकते हैं, टॉलबुटामाइड, क्लोबुटामाइड, टॉलबुटामाइड, क्लोबुटामाइड और क्लोरोप्रोमाइड. क्लोरोप्रोमाइड. सर टॉलबुटामाइड के बाद टॉलबुटामाइड के बाद कार्बुटामाइड, कार्बुटामाइड और क्लोरोप्रोमाइड. क्लोरोप्रोमाइड. ये तीनों सेकंड जनरेशन की सल्फोनाइल यूरिया सिकिटागॉक्स है. ये तीनों ड्रग्स क्या है? सेकंड जनरेशन की सल्फोनाइल यूरिया सिकिटागॉक्स है. ठीक है. इसके अलावा एनाल्जेसिक में इंडोमेथासिन, एस्पिरिन एंड फिनाइलब्यूटाजोल. ठीक है. इसके बाद एस्पिरिन के बाद फिनाइल ब्यूटाजोन.
उसके बाद सेडिएटिव या ट्रैंक्यूलाइजर, सेडिएटिव या ट्रैंक्यूलाइजर। इसमें सबसे पहले क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड और फेनोथियाजाइंस, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड एंड फेनोथियाजाइंस। अब जो है कुछ मिस्केलेनियस भी है जो कि ड्रग्स के तौर पे भी यूज होता है, कुछ मिस्केलेनियस भी है जो ब्लड ड्रग्स के तौर पे भी यूज होता है, जैसे गोल्ड कंपाउंड, जैसे गोल्ड कंपाउंड, डी पेंसिलामाइन, डी पेंसिलामाइन, डी पेंसिलामाइन, बिस्मथ, बिस्मथ, टिक्लोपिडीन, 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 थियोसाइनेट्स, थियो टिक्लो, TICLO, टिक्लो, थियोसाइनाइड्स, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। तो ये सारे के सारे ड्रग्स हैं जो कि काउज कर सकते हैं आपको एप्लास्टिक एनीमिया के। अब ड्रग्स के बाद अगर हम बात करें तो केमिकल और टॉक्सिन के, केमिकल और टॉक्सिन के। तो केमिकल में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल कौन सा है? बेंजीन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है वो बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर जितने भी इंसेक्टिसाइडल्स होते हैं जो स्पेशली, हाँ सही लिखा है, थियोसाइनेट्स जो आपने लिखा है वो सही लिखा है। ओके, सो तब जो है केमिकल और इसमें बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड insecticides, all the insecticide which have the benzyl compound. ओके, इसके बाद इन्फेक्शन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या है? हेपाटाइटिस वायरस, पार्वोवायरस, हेपाटाइटिस वायरस, पार्वोवायरस, ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंड HIV। Sometimes pregnancy itself can cause, but it remits after delivery. Sometimes pregnancy itself cause aplastic anemia, but remit after delivery. प्रेगनेंसी, नेक्स्ट काउज क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी। समटाइम प्रेगनेंसी नहीं, नेक्स्ट काउज सीधे लिख दो, प्रेगनेंसी। बट
इसमें हनी डाइल्यूट किया हुआ है। ओके, सो प्रेगनेंसी, बट इट मे या इट कैन रेमिट समटाइम, इट मे या इट कैन रेमिट आफ्टर डिलीवरी या फॉलोइंग डिलीवरी। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है थाइमोमा। थाइमोमा, थाइमोमा जो है स्पेशली ये तबस्सुम क्या खत्म बोल रहे हैं, लिखा है नेक्स्ट काउज क्या है, नेक्स्ट काउज अभी और बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। थाइमोमा, थाइमोमा अमूमनतः ये एसोसिएटेड विद होता है वो आरबीसी से, अमूमनतः ये एसोसिएटेड होता है आरबीसी से। ओके, अभी किस क्या है ये, रेमिट मतलब खत्म हो जाना या कैंसिल हो जाना के होते हैं। रेमिट मतलब खत्म हो जाने या कैंसिल हो जाने के होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थाइमोमा यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्योर आईबीसी एप्लासिया, यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्योर आईबीसी एप्लासिया। इसके अलावा पीएनएच, पीएनएच नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, पीएनएच 5 to 10% of PNH suffering people develop aplastic anemia, PNH। उसके बाद अगर आगे बात करें पीएनएच के बाद तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसमें क्या होता है कि फांकोनी एनीमिया होता है, फांकोनी एनीमिया होता है। फांकोनी एक तरह का बोन मैरो डिस्प्लासिया की वजह से होने वाला पैनसाइटोपेनिया है, जिसमें फैमिलियल एप्लास्टिक एनीमिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फांकोनी एनीमिया, Fanconi, FANCONI, post office, Fanconi, Fanconi's, and familial aplastic anemia, familial जैसा कि हेरिडिटरी कह सकते हैं, बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है, या फिर डिस्कैटोसाइसिस, डिस्कैटोसिस, डिस्कैटोसिस कॉन्गेनिटा, डिस्कैटोसिस कॉन्गेनिटा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो पता चला है अभी तक उसमें एसोसिएटेड विद माइलॉइड डिस्प्लासिया, एसोसिएटेड विद माइलॉइड डिस्प्लासिया। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, सबसे पहली चीज आएगी कि हमारा ये जो एनीमिया के साइन सिम्टम है,
एनीमिया के साइन सिम्टम है, यानी पैलर मिलेगा, सबसे पहले एनीमिया का साइन जो है वो पैलर मिलेगा, फिर वीकनेस होगा, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, फैटिग होगा, पल्पिटेशन होगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, पल्पिटेशन होगा एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा। इसके अलावा चूंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो ब्लीडिंग मिल सकता है, इकाइमोसिस मिल सकता है, ब्लीडिंग मिल सकता है, इकाइमोसिस हो सकता है। ब्लीडिंग बेसिकली ब्लीडिंग का ही फॉर्म है, इकाइमोसिस, पिटाइची, परप्यूरा, इपिस्टैक्सिस, और हेमरेज। इकाइमोसिस, परप्यूरा, इपिस्टैक्सिस और हेमरेज। ओके, यस सर। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या मिलेगा कि ओरल गम ब्लीड या फिर जिंजिवाइटिस या स्टोमेटाइटिस, फारिंजाइटिस, प्रोक्टाइटिस, ये सब भी देखने को मिल सकता है। गम ब्लीडिंग, जिंजिवाइटिस, फारिंजाइटिस, स्टोमेटाइटिस, प्रोक्टाइटिस, ये सब भी देखने को मिल सकता है। अब उसके नीचे उतरते हैं तो टैकिकार्डिया मिलेगा, हेमिक मर्मर मिल सकता है, हेमिक मर्मर मिल सकता है, एंड पल्मोनरी कैपिलरीज लीकिंग की वजह से, पल्मोनरी कैपिलरीज लीकिंग की वजह से हमें निमोनिया या फिर पल्मोनरी इडमा मिल सकता है, निमोनिया या फिर पल्मोनरी इडमा मिल सकता है। उसके नीचे उतरते हैं तो स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली एंड लिम्फेडेनोपैथी हेमिक मर्मर, हेमिक टैकिकार्डिया नहीं, टैकिकार्डिया एक अलग चीज है, हेमिक मर्मर अलग चीज है। मर्मर बेसिकली एक एबनॉर्मल साउंड है जो सिस्टोल या डायस्टोल के दौरान या जस्ट सिस्टोल या डायस्टोल से पहले या बाद में मिलता है। ये अस्कल्टेशन के दौरान मर्मर जो होता है बेसिकली एक तरह का एबनॉर्मल क्रैकल साउंड है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अस्कल्टेशन में हमें मिलता है। इन चारों जगहों पे मिल सकता है, जो हमारा मेन चारों अस्कल्टेटरी एरिया है, मेन चारों अस्कल्टेटरी एरिया पे मिल सकता है। और इसमें जो है नॉर्मली जो हम लोग लब एंड डब S1 S2 या फिर लब एंड डब या सिस्टोलिक डायस्टोलिक साउंड जो हम अस्कल्टेट करते हैं उसके साथ हमें मर्मर मिल सकता है, जो कि एक तरह का क्रैकर करकराहट वाली साउंड होती है। और ये सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है, ये डायस्टोलिक मर्मर हो सकता है, प्री सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है या अर्ली सिस्टोलिक मर्मर भी उसको कहते हैं, लेट सिस्टोलिक मर्मर या इंड सिस्टोलिक मर्मर भी कहा जाता है, मिड सिस्टोलिक मर्मर या फिर पैन सिस्टोलिक मर्मर। उसी तरह डायस्टोलिक मर्मर में है कि प्री या अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, पैन डायस्टोलिक मर्मर एंड लेट या इन डायस्टोलिक मर्मर, इतने टाइप के मर्मर होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि हमारा और क्या क्या मिल जाएगा। तो हेपेटोमेगाली एंड लिम्फेडेनोपैथी, नॉर्मली ये
इतना फ्रीक्वेंट नहीं पाया जाता है, नॉर्मली इतना फ्रीक्वेंट नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर ये पाया जा रहा है तो साथ में नॉर्मली अगर ये पाया जा रहा है तो साथ में एसोसिएटेड डिजीज भी हो सकता है, तो उस एसोसिएटेड डिजीज को हमें रूल आउट करना होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के बाद बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन या आप कह लें डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा? पैनसाइटोपेनिया। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा? पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया से मुराद ये है लेस देन 4000 ल्यूकोसाइट, लेस देन 1.5 lakh platelet, less than 3.5 million RBC and less than 12.5 HB यानी हीमोग्लोबिन। ओके, इसके साथ जब हम पीबीएस में देखते हैं तो पीबीएस में हमें नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मिलता है, यानी ना इसके सेल के साइज पे कोई फर्क है और ना ही सेल के कलर पे कोई फर्क आता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल सेल होता है वो सेल नॉर्मल ही रहता है, बट जितना जो 30 से 70% तक बोन मैरो का स्टेम सेल होता है उसमें से मोस्टली क्या होता है, या जितना सेवियरिटी होगा, अब वो 5% भी हो सकता है, उसका 10% भी हो सकता है, उसका 50% भी होता है, वो सीधे रिप्लेस हो जाता है फैट से। तो या तो एब्सेंट हो जाएगा या नॉर्मल सेल रहेगा। तो एब्सेंट होगा तो जो नॉर्मल सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक होगा, बाकी एब्सेंट है तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा ब्लड सेल्स को, इसलिए इसमें नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होंगे। इसमें अगर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट देखेंगे तो वो लेस देन 1500 होगा। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट देखेंगे तो वो लेस देन 1500 होगा। उसके बाद अगर लिम्फोसाइट देखेंगे तो लिम्फोसाइट में फंक्शनल एबनॉर्मलिटी दिखेगी। लिम्फोसाइट में फंक्शनल एबनॉर्मलिटी दिखेगी ड्यू टू साइटोटॉक्सिसिटी और इनहिबिटरी साइटोकाइंस, ड्यू टू साइटोटॉक्सिसिटी और इनहिबिटरी साइटोकाइंस। अगर इसके आगे हम इसको फर्दर अगर बहुत ज्यादा ये कहते हैं तो बहुत कम सेल्स में कुछ परसेंट में ऐसा भी पाया गया, जिन लोगों का जूम पे कट जाएगा तो या तो 1-1.5 मिनट में रीज्वाइन कर लेंगे या फिर इस पे आ जाएंगे गूगल मीट पे। तो बहुत कम केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत माइल्ड मैक्रोसाइटोसिस होता है, बहुत माइल्ड मैक्रोसाइटोसिस होता है, बट कलर नॉर्मल ही रहेगा। एंड अगर थर्मोसाइट्स का देखेंगे तो थर्मोसाइट्स का भी सेल नॉर्मल ही रहेगा, बस उसकी क्वांटिटी घट जाएगी, वो लेस देन 1